400 एपिसोड पूरे होने पर दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई है। और अभी हमारे कुछ 7-8 सब्सक्राइबर रहते हैं। जल्दी से ये हमारे पूरे हो जाएंगे और मैं आप लोगों से जो वादा किया था कि नई कहानी भी लेकर आएंगे, तो जल्दी ही हम उसके प्रोसेस पे लगे हुए हैं। वो कहानी भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। प्यारे दोस्तों, कहानी ये आपको कैसे लग रही है? इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए, आज हम सुनेंगे 401वां एपिसोड। शुरू करते हैं कहानी। युवराज मुंशी को पकड़ने के लिए रोज क्लब आ गया था, लेकिन उसका जो कार्ड था वो इनवैलिड हो गया था। उस कार्ड को बंद करा दिया गया था और अंदर गार्ड ने उसे जाने नहीं दिया। उसके बाद युवराज ने राधिका से पूरे क्लब का मैप मंगवा लिया था और वो सोच रहा था कि अब उसे एंट्री कैसे करनी है। उसने एक लास्ट बार उस नक्शे को ध्यान से देखा और फिर उस दरवाजे तक फिर आ गया। इस बार उसकी चाल में हिचक नहीं थी, बल्कि शेर जैसी गरज थी। और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और गेट पर खड़ा गार्ड जो कुछ देर पहले उसे रोक चुका था, वो अब भी वहीं पर खड़ा था। जैसे युवराज गेट पर पहुंचा, गार्ड ने हाथ अड़ाकर कहा, सर रुको, मैंने पहले कहा था कि आपका कार्ड मान्य नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। युवराज ने बिना कुछ कहे एक तेज निगाह उस पर डाली और फिर बिजली की तेजी से अपना हाथ उठाकर उस पर एक करारा पंच मार दिया और उसकी जो चीख है वो फिजा में गूंज गई। उसका चेहरा खून से भर गया और लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर गया। युवराज ने गुर्राते हुए उसकी ओर देखा और ये शोर सुनते ही क्लब के और भी गार्ड्स अलर्ट हो गए। अन्य गार्ड्स उसकी ओर दौड़ पड़े और अब युवराज गिर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह आग थी। एक पुरानी कहावत उसके कानों में गूंज रही थी, तूफान से टकराने के लिए तूफान बनना है। पहला गार्ड उसके दाहिने ओर आया पर युवराज पहले ही चौकन्ना हो गया था। उसने झुकते हुए उस गार्ड की टांग पर किक मारी और जिससे वो लड़खड़ा गया और तभी दूसरा गार्ड पीछे से लपका, लेकिन युवराज ने तेजी से पलटकर उसकी छाती में घूंसा मारा और फिर कोहरी ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। तीसरा गार्ड दूर से स्टैनगन निकाल चुका था, लेकिन तभी युवराज पास खड़े पहले गार्ड की छड़ी उठा ली थी और बिजली की तेजी से उसने गन पर दे मारी। हवा गन में उछली और जमीन पर गिर गई। चारों गार्ड अब दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। क्लब का मेन एंट्री हॉल अब खाली हो चुका था, लेकिन युवराज जानता था कि ये सिर्फ पहला पड़ाव था। अंदर की सुरक्षा कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसने एक बार फिर जेब से मोबाइल निकाला और नक्शे को देखा। अब यह अगला पड़ाव उसको ब्लैक डोर दरवाजा पार करना था और वो मुख्य ऑफिस की ओर जाता था। युवराज ने गहरी सांस ली, अपने होठ भींचे और मन ही मन राधिका के बनाए जहर की 3 सुइयों को याद किया और जो उसकी जैकेट के अंदर रखी हुई थी। क्लब के गलियारों में अब उसकी छाया दौड़ रही थी। हर कदम के साथ उसका गुस्सा और संकल्प लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने अगले कॉरिडोर में कदम रखा, अचानक सामने से 10 गार्ड उसकी ओर आ गए। उसके चेहरे पर तेज तर्कता और हथियारों से लैस शरीर उनके तैयारी की गवाही दे रहे थे। ये गार्ड क्लब के एलीट सेक्शन की सुरक्षा में तैनात थे, जिन्हें हर हाल में अजनबियों को भीतर घुसने से रोकने का आदेश दिया गया था। युवराज एक पल को रुका, उसकी सांसें लंबी हो गई थी और फिर उसने कमर से वो चमकदार स्टार शेप ब्लेड निकाले और उसने विशेष रूप से जो तैयार करवाए हुए थे, उसने अपने उंगलियों की चपलता से 3 ब्लेड हवा में फेंके। शू की आवाज करता हुआ पहला ब्लेड एक गार्ड की गर्दन से टकराया और दूसरा गार्ड की भुजा और तीसरे सीधा उसकी जांग को चीरता हुआ आर पार हो गया। तीनों गार्ड दर्द से चिल्ला उठे और जमीन पर गिर पड़े। बाकी 7 गार्ड अब भी उग्र हो चुके थे। एक साथ वो दौड़े और युवराज को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन यही तो उसकी विशेषता थी, गिर जाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक होना। उसने अपने विशेष मून स्टिक चांदी की पतली लेकिन मजबूत छड़ी को एक तेज घुमाव में निकाला और एक के पेट पर गहरी चोट मार दी। दूसरा गार्ड ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने मार्शल आर्ट में निपुणता ने उसे बचा लिया। उसने एक पल में शरीर को घुमाया और पीठ पीछे से एक बैक स्पिनिंग किक और उस गार्ड को दीवार पर दे मारा। आखिरी 5 गार्ड बचे थे। युवराज की सांसें तेज हो चली थी, लेकिन उसके भीतर की ऊर्जा और बदले की आग ने उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। उसने अपनी छड़ी से 2 गार्ड्स की टांगों पर निशाना बनाया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गए। फिर उसने फ्लाइंग नी स्ट्राइक से एक और दूसरे गार्ड को छाती पर झटका दिया, वो भी कुछ मीटर तक दूर जा गिरा। लास्ट में 2 बचे थे। वे सबसे प्रशिक्षित और अनुभवी थे। उनमें से एक ने चाकू निकाला हुआ था और तेजी से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन युवराज ने उसकी कलाई पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके चाकू से उसकी जांग पर वार किया। वो दर्द से
चीखता हुआ वहीं बेहोश हो गया। आखिरी गार्ड ने युवराज को रोकने की हर कोशिश की, लेकिन युवराज की आंखों में जो ज्वाला थी वो किसी भी दीवार को फांदने के लिए काफी थी। उसने एक हाई किक से उस गार्ड के जबड़े पर वार किया और फिर छड़ी को उसके सिर पर एकदम से मारा, जिससे वो एकदम बेहोश हो गया। अब पूरा कॉरिडोर शांत हो चुका था। चारों ओर केवल गार्ड्स के कराहने की आवाज आ रही थी और एक बेजोड़ सन्नाटा वहां पर फैल गया था। युवराज ने अपनी हथेलियां झाड़ी, एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। ब्लैक डोर अब केवल कुछ कदमों दूर था। अंदर रोज क्लब के भव्य चमचमाती दीवारों के पीछे एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। क्लब के टॉप सीक्रेट सर्विलेंस रूम में, जहां दर्जनों स्क्रीन पर क्लब के हर कोने पर नजर रखी जाती थी, वहां मौजूद आयोजकों के चेहरों पर तनाव साफ साफ दिखाई देने लगा था। उनकी निगाहें एक ही स्क्रीन पर टिकी हुई थी और उस पर एक युवक जहां से तेजी से सबको मारते हुए अंदर आ रहा था। वहां पर बैठे हुए एक आदमी ने कहा, ये कौन है और इतनी हिम्मत कैसे की इसने? लेकिन किसी के पास उसकी बात का जवाब नहीं था। सब एक ही नाम दोहराते रहे, युवराज, युवराज। वहीं एक कोने में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में भय और पसीने की बूंदें आ गई थी। करमचंद। करमचंद की उंगलियां भी कांप रही थी। उसने जलती हुई सिगार को गिरा दिया और उसे उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो वो अंदर आ गया। ये कैसे हो सकता है? आलोक, मुझे यहां से निकालो अभी के अभी। करमचंद घबराहट में बड़बड़ा उठा। उसके इस हालात को देखकर वहां खड़ा आलोक सेन, कल के मालिक का छोटा भाई और करमचंद का खास दोस्त, गंभीर हो गया। उसका चेहरा कठोर हो गया और आंखों में क्रोध की लहर दौड़ पड़ी। तुम्हें कुछ नहीं होगा करमचंद। जब तक मैं हूं, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आलोक सेन हूं, इस क्लब का असली पहरेदार। तुम चिंता मत करो। आलोक ने झट से अपने कम्युनिकेशन डिवाइस पर आदेश दिया। 06, सुन रहे हो? 06, अभी के अभी अपने लोग भेजो। उस लड़के को रोकना है किसी भी कीमत पर। 6 के 6 निकलो अभी उसे रोकने के लिए। उसने क्लब के सबसे दक्ष लेकिन जो लो लेवल मार्शल आर्ट के फाइटर थे, उनको एक टीम को बुला लिया था। ये 6 फाइटर किसी भी आम आदमी के लिए तो काल साबित हो सकते थे। हर किसी ने अलग अलग स्टाइल में महारत हासिल की थी। कोई कलरी पाइटो में, तो कोई शाइलिंग कुंग-फू में, और कोई क्राव मांगा, तो कोई ताइची में निपुण था। उनकी गिनती भले ही लेवल फाइटर्स में नहीं होती थी, लेकिन वो सब मिलकर हमला करते तो सामने वाले को हारने में देर नहीं लगती। युवराज अभी क्लब के दूसरे सुरक्षा द्वार को पार कर तीसरे गलियारे की ओर बढ़ ही रहा था कि सामने से 6 काले वस्त्र पहने और उसके सामने 6 लोग आ गए। एक हल्की सी मुस्कान युवराज के चेहरे पर दौड़ गई, लेकिन वो मुस्कान जहर की तरह थी। उसके भीतर जल रही नफरत की आग अब और भी तेज हो गई थी। किसी ने कोई मौका ही नहीं दिया। पहले 2 फाइटर एक साथ उसकी ओर झपटे, लेकिन युवराज अपने जगह से हिला भी नहीं। वो तब तक वहीं पर रुका रहा जब तक वो दोनों उसकी पहुंच में नहीं आ गए, और फिर एक को सीधा उसकी छाती पर मारकर उसके दीवार से पीछे फेंक दिया और दूसरे को अपनी स्टार शेप ब्लेड से कान के पास से हल्का सा जख्म दिया, और जिससे वो लड़खड़ा गया और उसी पल उसकी छड़ी का एक सदा हुआ वार उसकी गर्दन के नसों पर पड़ा और बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 4 फाइटर्स अब घेराबंदी कर चुके थे। उनके चेहरे पर सतर्कता आ गई थी, लेकिन अभी डर भी झलकना शुरू हो गया था। अगला हमला तीनों फाइटर्स ने एक साथ ऊपरी हिस्से को बनाना शुरू किया, लेकिन युवराज ने अपनी कमर झुकाकर दोनों हाथ जमीन पर रखे और स्कॉर्पियन स्पिन चाल में गोल गोल घूमता हुआ तीनों के पैरों पर कहर बनकर बरस गया। तीनों जमीन पर लौटने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। अब एक ही फाइटर बचा हुआ था, रुइशे। रुइशे ने युवराज की आंखों में आंख डालकर एक भयानक चीख मारी और सीधा उसके ऊपर छलांग लगा दी, लेकिन युवराज ने अपनी छड़ी को बीच में घुमा दिया और उसका वार रुइसी के पेट पर जाकर घुस गया। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई और उसका शरीर हवा में ही ठिठक कर नीचे गिर गया। युवराज ने बिना एक पल रुके उसकी छाती पर अपना पांव रख दिया और सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन उस शांति में एक नया जन्म भय ले चुका था। दूर बैठे करमचंद, आलोक और ये सब दृश्य देख रहे थे। आलोक की आंखों में अब क्रोध और चिंता दोनों आ गए थे, लेकिन करमचंद, उसके चेहरे पर केवल मौत का साया छाया हुआ था। वो समझ चुका था कि जिस आग को वो वर्षों से दूरों दूर करता आया था, वो उसके पास पहुंचने में बस थोड़ी ही मिनटें बाकी थी। जैसे युवराज तीसरे सिक्योरिटी गेट पर पहुंचा, वह पहले से इंतजार कर रहे कुछ लोग और खड़े थे। अब क्या करेगा युवराज? क्या युवराज इन लोगों को मात दे पाएगा? क्योंकि ये उनसे भी खतरनाक लोग थे। जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ।
दोस्तों 402वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सामने से बिना किसी चेतावनी के उसने एक गार्ड के छाती में घुसा मारा, जिससे वो 2 कदम पीछे लटखड़ा कर गिर गया। उसके बगल वाले ने लाठी उठाई, लेकिन युवराज ने अपने दाएं पैर से एक तेज किक मारी और कलाई से उसकी लाठी छीन ली। पल भर में तीसरे गार्ड के सिर पर दे मारी। 4 गार्ड अभी भी संभल ही रहे थे। युवराज की चपलता ने उन्हें हैरान कर दिया। लेकिन यही नहीं, युवराज ने अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब से स्टार ब्लेड वाले ब्लेड निकाल लिए, तीनों दिशाओं में फेंक दी। 3 गार्ड्स के कंधों पर वो ब्लेड घुसते ही वो जमीन पर गिर पड़े। मार्शल आर्ट के नायाब चालों में प्रदर्शन करते हुए वो एक के बाद एक दुश्मनों को ढेर करता जा रहा था। लेकिन अब तक उसकी चपलता और ताकत थकान में बदलने लगी थी। बचे हुए 15 गार्ड्स ने एकजुट होकर उस पर हमला करने की कोशिश की। एक ने उसकी पीठ पर लाठी मारी, दूसरे ने घुसा मारा और तीसरे ने उसका कॉलर पकड़ लिया और दीवार से दे मारा। युवराज ने बचने की कोशिश की, लेकिन एकता के दबाव उसको ऊपर भारी पड़ने लगा था। वो घिर चुका था। चारों तरफ से लात घूसों की बारिश होने लगी। उसने कुछ पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन इतने सारे हमलों के बीच उसका संतुलन डगमगाने लगा। एक गार्ड ने पीछे से उसकी टांगों पर लात मारी और युवराज का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो जमीन पर धूल में लिपट गया। जमीन पर पड़ा सांसें ले रहा था। शरीर पर चोटों के निशान आ गए थे। वो गार्ड्स ने चारों ओर उसके खड़े थे और हंस रहे थे। कुछ अब उसे और भी मारने को तैयार थे, लेकिन युवराज की आंखों में हार का कोई चिन्ह नहीं था। उसने धूल में लिपटे हुए अपने दाएं हाथ से जमीन को मुट्ठी में भर लिया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी पसलियों में दर्द होने लगा था, होठ फट गए थे और माथे से खून बह रहा था। सब गार्ड्स मान चुके थे कि उन्होंने इस अजनबी को गिरा दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शेर अभी जिंदा है। उसकी सांसें इतनी भारी थी कि हर सांस जैसे सीने को चीरती हुई बाहर आ रही थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथों में कंपन था और आंखें अधकुली हुई थी। दूसरी ओर रोज क्लब की निगरानी कक्ष में बैठा आलोक सेन और उसका मित्र करमचंद मॉनिटर पर सब कुछ देख रहे थे। आलोक की आंखों में संतुष्टि की चमक थी, जैसे किसी शिकारी ने अपना शिकार पकड़ लिया था। करमचंद के होठों पर एक कुटिल मुस्कान भी आ गई थी। उसके चेहरे पर अब एकदम से घमंड फिर से आने लगा था। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही इसे तोड़ना। अब देखता हूं कि कौन सूरज इसे फिर से खड़ा करेगा। करमचंद ने एकदम से आगे बढ़ते हुए कहा। आलोक ने एक बटन दबाया और सामने लगे कम्युनिकेशन सिस्टम से सिक्योरिटी गार्ड्स को फिर से आदेश दिया, इस लड़के को उठाओ और पीछे वाले सेफ रूम में ले जाओ। वहां इसकी खास मेहमानवाजी की जाएगी। वॉकी टॉकी से आदेश सुनते ही सभी मौजूद गार्ड हरकत में आ गए। उन्होंने धीरे से युवराज को आगे बढ़ना शुरू किया और उनमें से एक युवराज के पास पहुंचते उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और दूसरे ने बिना समय गवाए एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी, जिससे युवराज का शरीर फिर से कांप उठा। तीसरे गार्ड ने उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे घसीटना शुरू कर दिया। चलो उठाओ इसको, वहां पर सेफ में लेकर चलना है इसको। चारों तरफ से पिटते हुए युवराज के शरीर पर उन्होंने घसीटते हुए वहां से खींचा। उसकी रगड़ खाते हुए बहावों से दीवारों पर खून की लकीरें बन गई थी, लेकिन न जाने को युवराज के होठों से कोने से एक हल्की मुस्कान भी तैर रही थी। जैसे जैसे वे उसे क्लब के पिछले हिस्से की ओर लेकर जा रहे थे, सुरक्षा और कड़ी होती जा रही थी। दीवारों पर लगे कैमरे, दरवाजों पर तैनात गार्ड्स और हर कदम पर नजर रखने वाली सेंसर तकनीक सब कुछ साबित करता था कि क्लब के सबसे सुरक्षित और सबसे रहस्यमय हिस्से में वो आ गए थे। सेफ रूम तक का रास्ता संकरा था, लेकिन उसमें सिक्योरिटी गार्ड की तैनात बहुत गंभीर थी। फिंगरप्रिंट स्कैनर, डीएनए पहचान तक की प्रणाली वहां पर लगाई गई थी। रास्ते भर गार्ड्स उसकी हालात पर हंसी उड़ाते रहे। तभी चलते हुए एक गार्ड ने कहा, हीरो बनने चला था, अब देखो हालात इसकी। अरे मुझे तो लगा था बहुत तेज है, लेकिन निकला तो पटाखा फुस, दूसरे ने कहा और ठाक लगाकर सभी हंसने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसे फुस पटाखे के भीतर भी अब जोरदार शोला सुलग रहा था। किसी को नहीं मालूम था कि युवराज इस चुप्पी के बीच बहुत बड़ा तूफान अपने अंदर घुमा रहा था। कुछ ही देर में उसे क्लब के सबसे भीतर वाले सुरक्षित कमरे में वो लोग ले आए थे, जहां लोहे की मोटी दीवारें थी और जिसमें बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं जाती थी और न ही कोई अंदर की बात बाहर जाती थी। एक गार्ड ने उसकी गर्दन को जोर से पकड़ा और कहा, अब बता, किसने भेजा है तुझे यहाँ पर? युवराज ने कुछ नहीं कहा। उसकी सांसें अब भी भारी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद होने से पहले एक बार फिर खुली
और उन लोगों ने वही लपटे और जो पहले बार देखी थी वही दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, अब जो होगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। और उसी पल कमरे में एक अजीब सी सिरहन फैल गई। गार्ड ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। युवराज की आंखों में कुछ ऐसा था जो डर पैदा कर रहा था। ठंडी, अंधेरी और चारों तरफ से सीलन से भरी उस सुरक्षात्मक कोठरी में केवल एक ही रोशनी थी, छत पर लटकती पीली बत्ती। कमरे के कोने में जमीन पर पड़े युवराज अधमरे लहूलुहान, बिल्कुल वो थक सा गया था। तभी उस ठंडे कमरे का भारी दरवाजा एकदम से खुला और दो लोगों की परछाई अंदर आती हुई दिखाई दी। ये दोनों लोग करमचंद और आलोक सेन थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता छिपी हुई थी। करमचंद ने युवराज को जमीन पर पड़े हुए देखा और ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। क्या हुआ शेर, ढेर हो गया क्या? उसकी आंखों में तिरस्कार और घमंड, जीत की चिंगारी साफ साफ नजर आ रही थी। वो झुका और उसकी हालात देखने के लिए मजाक उड़ाने लगा। तुझे क्या लगा था कि तू बजाज वंश के राजा और राजकुमारी को बचा लेगा और अपने उस चूहे जैसे दोस्त राशि का बदला भी ले लेगा? भूल जाए सपने, अब तुझमें जान नहीं बची है। अपने जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप लेट जा, सांस ले और हमारी बात मान ले। युवराज ने हाफते हुए अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें करमचंद की आंखों से एकदम भिड़ गई। दर्द से भरे चेहरे पर अब भी घृणा की आंच थी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। करमचंद को यह देखकर और भी खुशी हो रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया और फिर बोला, देख, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बात मान ले, वरना तेरी मौत भी इतनी आसान नहीं होगी जितनी तेरी पिटाई थी। इतना कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और पूरे जोर से युवराज की पसलियों पर दे मारी। युवराज की चीख गूंज उठी। लाठी हर चोट से उसके शरीर पर गूंजते हुए उसकी आत्मा तक जोड़ रही थी, लेकिन इतने दर्द के बावजूद भी वो झुका नहीं। करमचंद ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया और फिर से कहा, तेरे जैसे लड़के कितनी बार आए और कितनी बार मिटा दिए गए। तू भी एक और नाम बनकर रह जाएगा हमारी किताब में। फिर अचानक करमचंद ने कुछ ऐसा कहा जैसे युवराज को एकदम कुछ और ही हो गया। वो युवराज की आंखों में आंख डालकर बोला, सुन, तेरे लिए एक ऑफर है। अगर तू वाकई में जिंदा रहना चाहता है तो मुझसे हाथ मिला ले। राजा से बदला लेने में मेरी मदद कर। मैं तुझे उसका मुख्य सुरक्षा अधिकारी बना दूंगा। पैसा, ताकत, जिंदगी, सुकून, सब कुछ मिलेगा। युवराज ने उसकी बात सुनकर आंखें सिकोड़ ली। तभी करमचंद ने लापरवाही से आगे कहा, वैसे भी तुझे क्या लगता है मुझे सब जानकारी मिली कैसे? मुझे महल के खबरों से ही कैसे मिल रही है? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है? मेरे आदमी हर महल में मौजूद है और तुम्हारे सबसे करीबी। ये सुनते ही युवराज की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। ये कैसे हो सकता था? कौन था वो गद्दार जो इतनी सटीक जानकारी दे रहा था करमचंद को? क्या कोई वो सेवक था या कोई मंत्री, या फिर उन 5-6 लोगों में से ही कोई और था? पर करमचंद की बात सुनकर उसका क्रोध और अपनी सीमाओं में लागने लगा था, लेकिन वो अभी भी जमीन पर था, कमजोर था। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जलने लगी थी। एक शपथ जो उसके मन में वो लेकर आया था कि वो करमचंद को उसकी औकात दिखाकर रहेगा। लेकिन करमचंद ने भी जब युवराज को जब कुछ नहीं बोल रहा था, उसने युवराज को लाठी मारकर फिर कहा, ठीक है, जब तक तेरे अंदर से हाँ नहीं निकलती तब तक तुझे तोड़ता रहूंगा। देखते हैं कब तक तू राजाओं की तरह अकड़ दिखाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस आग से वो खेल रहा है वो आग बुझने वाली नहीं थी। अब क्या करेगा युवराज? और कौन था वो गद्दार जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 403वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। देख, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ हाथ मिला ले। आजा मेरी टीम में। राजा से बदला ले और उसकी गद्दी छीनने में मेरी मदद कर। लेकिन युवराज अभी भी चुप था। उसकी सांसें और गहरी हो गई थी। करमचंद के चेहरे पर अब भी घमंड था और उसने अति घमंड में आकर युवराज को नाम बता दिया जो उसने किसी से नहीं कहा था। हाँ और हाँ, जो वो मुझे बात बताता था वही महल का भरोसेमंद व्यक्ति प्रमुख हरिदेव है। हाँ, वो मेरा आदमी है, समझा ना? और ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और राजा भी अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। तो मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ हाथ मिला ले और हम एक साथ मिलकर राजा को खत्म करेंगे। उसका पूरा साम्राज्य अपना होगा
हर पूरे दिन हम ऐसी ऐश करेंगे, मौज ही मौज करेंगे। युवराज को ये सुनकर एक अलग ही आंखों में चमक आ गई। वो नहीं बोला, पर उसके बस वो जानकारी मिल चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। वो जिस दर्द से गुजर रहा था, अब वो हथियार बन चुका था। करमचंद लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ये अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं कर रहा था। उसके पीछे आलोक भी अब हैरानी और गौर के मिले जुले भाव से वहीं पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसके लिए गौर की बात थी कि उसने अपने दोस्त करमचंद की रक्षा के लिए इतना मजबूत सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस घोर सुरक्षा कवच के भीतर कोई कोई बारूद की बुनियाद बन रहा था। करमचंद ने जैसे युवराज पर लाठी से वार करने के लिए हाथ बढ़ाया, युवराज ने उसी क्षण लाठी को बीच में पकड़ लिया। उसका चेहरा अब दर्द से नहीं और लाल हो गया था। उसने लाठी को करमचंद के हाथों से इस तरह खींचा जैसे कोई बाज अपने शिकारी से नोच लेता है। करमचंद के चेहरे पर अचानक डर की परछाइयां तैर गई। वो व्यक्ति जो कुछ ही क्षण पहले अपनी विजय का जश्न मनाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अपने भीतर में शरीर में सिकुड़ने लगा था। उसके होंठ कांपने लगे थे और उसकी आंखों में युवराज की आंखों से टकरा भी नहीं पा रही थी। युवराज अब पूरी तरह से सीधा खड़ा हो गया था। सांसें तेज थी लेकिन उसमें अब थकावट नहीं थी। उसने करमचंद की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तू सोचता है मैं तुमसे बदला लेने सीधा पहुंच जाऊंगा? नहीं करमचंद, तेरे जैसे कीड़ों को मारने से पहले जमीन पर पहचानना पड़ता है। मैं जानता था अकेले लड़ते लड़ते थक जाऊंगा, इसलिए मैंने तुझ तक पहुंचने के लिए हारने का नाटक किया। और अब तू खुद मेरे सामने खड़ा है और तेरे मुंह पर वो नाम भी निकल चुका है जो राजा और राजमहल का गद्दार है। पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स अब संशय में पड़ चुके थे। उनकी आंखों के सामने जिस लड़के वो खून से लथपथ गिरा देख चुके थे, वो अब शेर की तरह एकदम तना हुआ खड़ा था। युवराज ने लाठी को हवा में घुमाया और उनकी तरफ देखते हुए चुनौती दी और कहा, तो बताओ सब एक साथ पिटोगे या फिर एक एक करके पिटोगे? युवराज की आवाज में वो ठहराव था जो किसी युद्धवीर की घोषणा में होता है। गार्ड्स की आपस में एकदम नजरें उन्होंने मिलाई और पर उनमें से एक ने साहस दिखाया और लपकते हुए युवराज की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे वो पास आया, युवराज ने उसकी गति का अंदाजा लगाया और पल भर में दो उंगलियां उसकी आंखों में घुसेड़ दी। चीख के साथ वो दर्दनाक पूरे कमरे में गूंज गई और उसकी आंखों से खून बहने लगा था। बाकी के गार्ड सब थर थर कांपने लगे थे। युवराज का शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा था, मानो उसके भीतर आग जल गई थी। उसने एक बार फिर तेज आवाज में कहा, अब बताओ कौन आएगा अगला, या फिर सब इकट्ठे आ रहे हैं? एक के बाद एक गार्ड उस पर टूटने लगे, लेकिन युवराज अब कोई सामान्य फाइटर नहीं बचा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित कर लिया था। कोई आगे आता तो लाठी से पीछे धकेल देता, किसी के पेट पर घूंसा, किसी की टांगों के बीच में जोरदार किक, सभी को लगातार मारते जा रहा था। उसके वार अब शरीर पर नहीं और आत्मा तक को भी कंपा रहे थे। आलोक और करमचंद की आंखों में भी केवल डर आ गया था। वो दोनों समझ चुके थे कि उन्होंने किसे छेड़ दिया है। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। सुरक्षा गार्ड एक एक करके गिरते चले गए। अब वहां पर केवल करमचंद और आलोक के कुछ लाचार गार्ड खड़े थे। युवराज का चेहरा पसीने से चमक रहा था। शर्ट फट गई थी लेकिन उसकी आंखों में वही ज्वाला थी। युवराज अब धीरे धीरे करमचंद की ओर बढ़ रहा था। करमचंद पीछे हटने लगा था, उसकी टांगे कांप रही थी। उसके होठों पर केवल एक ही फुसफुसाहट थी, माफ 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 कर दे। युवराज रुक गया। उसने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में बोला, ओह, माफी? माफी तो उनके लिए होती है जिनके भीतर पश्चाताप हो, लेकिन तू तो अभी भी सोच रहा है कि किसी तरह बच निकलूं। आज नहीं करमचंद, तेरे पापों की सजा तो आज मिलकर रहेगी। उसकी आंखों में अब तक कई गई सारी यातनाओं का बदला और अपमान की आग तेज भभकते हुए चले जा रहे थे। उसने सामने कांपता हुआ करमचंद अब एक इनोसेंट शिकारी की तरह नजर आ रहा था। युवराज की चाल धीमी थी लेकिन उसकी आंखें कहर बरपा रही थी। वो करमचंद की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी पीछे से एक तीखी और आवाज आई। उसने कहा, रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। यह आलोक की आवाज थी। उसके हाथ में चहकती हुई ब्लैक सिल्वर पिस्टल थी जो सीधे युवराज की छाती की ओर तन गई थी। उसका चेहरा पसीने से तर था, आंखें डरी हुई थी, पर उंगलियां ट्रिगर पर टिकी हुई थी। छोड़ दो करमचंद को, हमें जाने दो, वरना। आलोक की आवाज डर और घबराहट के साथ कांप तो रही थी, लेकिन उसके डर के पीछे कायरता को युवराज ने पढ़ लिया था। युवराज एक पल के लिए रुक गया। उसने आलोक की ओर देखा, फिर उसके पिस्टल की ओर, फिर एक गहरी और उपहास भरी हंसी के साथ बोला, गोली? तू गोली से डरा रहा है मुझे, जिस पर जख्म की इतनी परतें हैं, और अब तू गोली भी छूने से पहले जल जाएगी।
आलोक की उंगली अब ट्रिगर पर और सख्ती से जम गई। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने फिर कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जाओ वरना। पर युवराज नहीं रुका। उसने एक कदम और बढ़ाया और आलोक की घबराहट अब सीमा पार कर चुकी थी। उसने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। धाए धाए की आवाज करती हुई गोली चल गई। आग की लकीर की तरह हवा को चीरती हुई युवराज की छाती की ओर बढ़ रही थी। उसकी प्रतिक्रिया मानो किसी और ही संसार से आई हो। गोली तेज थी, लेकिन और भी कुछ वहां पर समय जैसे रुक सा गया था। गोली की तेज से युवराज ने अपना पूरा शरीर दाएं झुका दिया और गोली उसके कंधे के बगल से हवा को चीरती हुई निकल गई। उसी क्षण एक विस्फोटक गति से युवराज आगे बढ़ा और उसके पैर जैसे धरती को तोड़ते हुए अगले ही पल वो आलोक के बिल्कुल सामने आ गया था। आलोक के पास समय नहीं था, वो अगली गोली चला दे। पिस्टल ऊपर उठाता उससे ही पहले युवराज ने एकदम से उसकी कलाई को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। एक भयानक चीख गूंज गई। आलोक की कलाई की हड्डियां एकदम से चटक गई। पिस्टल उसकी उंगलियों से छूटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन युवराज यही नहीं रुका। उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। उसने आलोक की उंगलियों को एक बार फिर मरोड़ा और उंगली पर हर अलग से दर्दनाक कराहें गुजरने लगी। तूने लाखों लोगों की आंखों में डर देखा होगा, अब खुद की आंखों में देख मौत का अक्स। युवराज की बर्फ जैसी आवाज उसको और भी अंदर से ठंडी करती जा रही थी। आलेक अब जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। उसकी उंगलियां मुड़ गई थी, जैसे अब वो किसी चीज को पकड़ने लायक नहीं थी। युवराज ने पिस्तल को जमीन से उठाया और अपने हाथ में घुमाया। फिर उसके नली को आलोक की कनपट्टी पर टिका दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। करमचंद को भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन पीछे से एकदम से एक भारी आवाज आई, मास्टर, मास्टर रहम कीजिए मास्टर। युवराज ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां एक और आदमी की परछाई बनी हुई थी। लंबा चौड़ा शरीर, चेहरे पर चिंता की लकीरें, आंखों में भय की चमक और कपड़ों से टमकती अपेरी का गुरूर। ये कोई और नहीं, क्लब का असली मालक आलोक सेन का बड़ा भाई विकराल सेन आ गया था। विकराल सेन को जब ये खबर मिली कि उसके नासमझ छोटे भाई ने किसी अजनबी मार्शल आर्ट फाइटर से पंगा ले लिया है, तो वो भी उस तरह के फाइटर जिसकी गति और तकनीक देखकर कोई की किसी की भी रूह कांप जाए, तो वो होश खो बैठा। वो जानता था कि ऐसा कोई फाइटर जो एक ही झटके में 15 से अधिक सिक्योरिटी गार्ड को धराशायी कर दे, वो कोई साधारण फाइटर नहीं हो सकता। अब जो उसे पता चला कि वही फाइटर उसके भाई का कहर बन के टूटने वाला है, तो अपने तमाम काम धंधे छोड़कर वहां पर आ गया था। अंदर आते ही विकराल ने देखा कि आलोक जमीन पर पड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हथेलियां टूट गई थी और वही सब कुछ दूर खड़ा युवराज, उसकी आंखों में अब वही निडर चमक थी। एक ऐसे शेर की तरह लग रहा था जो अपने शिकारी पर झपटने पहले कुछ लम्हों का इंतजार कर रहा था। विकराल ने बिना देर किए दोनों हाथ जोड़े और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर, मास्टर रहम कीजिए, मेरा भाई नासमझ है, उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे अंदाजा है कि आप किसी सामान्य फाइटर में नहीं, बल्कि शायद कोई लेवल 4 का फाइटर है। आपने जिस प्रकार ये सुरक्षा परत को भेद कर अंदर आए, आपको आपका पराक्रम सिद्ध होता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे भाई की जान बख्श दीजिए। अब क्या करेगा युवराज? क्या युवराज आलोक सेन की जान को बख्श देगा या फिर उसे गोली से उड़ा देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, 404वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने उसकी बात सुनकर अपने होठों पर एक तीखा सा व्यंग्यात्मक मुस्कान लेकर आया और गरजते हुए बोला, जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? जानते हो इसने क्या किया है? ये सिर्फ एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा नहीं है। इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरी शिष्या पर वार करवाया। राक्षसी नियत से उसे मिटाने की साजिश रची और जब मैं उसे बचाने आया तो इसने मुझे मारने की कोशिश की। अब तुम चाहते हो कि मैं इसे माफ कर दूं? युवराज की आवाज में ऐसी गर्जना थी जो सीधे आत्मा तक को कपा दे। वो कोई सामान्य संवाद नहीं था, वो न्याय का स्वर था, जैसे कोई धर्मराज अपने दरबार में न्याय की घोषणा कर रहा हो। विकराल की पेशानी से पसीने की धार बहने लगी। वो कांपते हुए जमीन की ओर देख रहा था, जैसे हर शब्द उसके सीने पर हथौड़ी की तरह वार कर रहा हो। वो रोंगते हुए युवराज के करीब आया और उसका हाथ जोड़कर बोला, मास्टर, मास्टर कृपया रहम कीजिए। आप जैसा महान फाइटर क्षमा का आदर्श भी होता है। मेरी ओर से आप जो भी दंड देना चाहें मैं सहने को तैयार हूँ। आप रहम कीजिए, मैं क्या करूं? मैं आपके चरणों में अपना समर्पण करता हूँ। मेरे भाई की जान बख्श दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। युवराज कुछ देर के लिए मौन खड़ा रहा। उसकी आंखें विकराल के चेहरे को पड़ रही थी।
उसके अंदर की पीड़ा और डर को तोल रही थी। फिर युवराज ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज पर एक सदी हुई तीव्रता लाते हुए बोला, क्या कीमत दोगे तुम अपने भाई की जान की? ये प्रश्न सुनकर ही विकराल को ऐसा लगा कि मानो उसकी धड़कनें थम गई। उसने हिचकिचाते हुए सिर उठाया और झुककर बोला, ये ये पूरा क्लब मैं इसे आपके नाम कर दूंगा। आप जो भी चाहें वो दूंगा। बस मेरी इकलौती गुजारिश है, मेरे भाई की जान बख्श दीजिए। युवराज ने जैसे यह प्रस्ताव सुना, उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान दौड़ गई। यह वही क्षण था जहां से वो उसके भीतर का बिजनेसमैन जाग उठा। एक फाइटर जो युद्ध करता था वो जानता था कि तलवार कब चलानी है, और विकराल का समर्पण न केवल उसकी जीत का प्रमाण था बल्कि उसके आगे मार्ग के लिए उपयोगी हो सकता था। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, क्लब की चाबी तैयार रखो, मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, लेकिन याद रखो तुम्हारा भाई का दोस्त अब माफ नहीं किया जाएगा। विकराल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मास्टर, जैसा आप चाहें, मेरे लिए आपका हर शब्द आदेश है। फिर उसने धीरे से करमचंद की ओर इशारा किया और कहा, उसके साथ आप जो भी कर ले मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो मेरी नजरों में पहले ही मर चुका है। कमरे का वातावरण बिल्कुल बदल गया। वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की सत्ता थी, युवराज की। चारों ओर बिखरी पड़ी सिक्योरिटी टीम, दरवाजों पर लगे टूटे कैमरे, जमीन पर पड़ा करमचंद और एक कोने में सिसकता आलोक। जमीन पर घुटनों के बल बैठा विकराल, जिसने सभी को अपने अहंकार को वहीं पर चूर चूर कर दिया था। यह सिर्फ कमरे का दृश्य नहीं था, यह उस महान क्षण की गवाही थी जहां अन्याय के सामने न्याय की तलवार थी। युवराज की आंखों में अलग सी चमक थी। उसके चेहरे पर छाई गहरी मुस्कान अब तेज तिरस्कार में बदल चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो हरकत में अब शांति के भीतर छुपी हुई गहरी तबाही थी। उसने अपनी जेब में डालते हुए हाथ और 3 नुकीलियां सुई निकाली, वही सुइयां जिन पर राधिका ने खास जहर लगाकर उसे दी थी। ये सुइयां साधारण नहीं थी, उनमें ऐसा जहर था जो धीमे धीमे करके आदमी को मौत से मारेगा। और युवराज ने एक एक करके वो तीनों सुइयां करमचंद के शरीर में चुभो दी। पहली सुई जब उसकी गर्दन में धंसी, करमचंद एक झटके से कांप उठा। दूसरी उसके सीने में और तीसरी उसकी जांग में धंस गई। जैसे ही सुइयां उसके शरीर में घुसी, करमचंद की देह बुरी तरह से कांपने लगी। हर सुई के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। उसकी आंखें फटने जैसी हो गई थी। पूरे शरीर में झटके दौड़ने लगे। पहले तो उसके चेहरे पर आश्चर्य था, फिर घबराहट और फिर डर का वो स्तर जो कायर की रूह तक को थर्रा देता। ये ये क्या किया तूने? करमचंद बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूखने लगे थे, शरीर में अजब सी जलन दौड़ने लगी थी। दर्द से तड़पते हुए करमचंद ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और उसमें से एक सफेद गोली निकाली। उसमें वही एंटीडोट था जिसके बदले वो युवराज से राजकुमारी को मांग रहा था। युवराज उसकी हरकत देखकर हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें बदला था। करमचंद ने जल्दी से वो गोली मुंह में डाल ली और चबाने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों में डर और गहराता होता चला गया। जहर का असर कम होने की बजाय और भी तेज हो गया था। फिर उसने एक और गोली निकाली, फिर एक और देखते ही देखते उसने अपनी जेब में सारी गोलियों को खा गया, लेकिन कोई भी असर नहीं कर पा रही थी। युवराज खड़ा हो यह सब देख रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी करमचंद के मन में भय उत्पन्न कर रही थी। तू खा ले जितनी गोलियां खानी है करमचंद, लेकिन इस जहर का काट कोई भी नहीं है। ये वो विष है जो सांस के साथ तुझे जीते जी मारेगा। करमचंद का शरीर अब इतनी तेजी से जलने लगा था, वो चीखने लगा। उसके शरीर में जलन इस कदर बढ़ चुकी थी, उसे लग रहा था कि जैसे उसे कोई आग की भट्टी में बैठाकर उबाले मार रहा था। वो पागलों की तरह उठा और सामने पड़ी पानी का घड़ा उठाकर अपने ऊपर उड़ेल लिया, लेकिन पानी उसकी जलन को रत्ती भर भी कम नहीं कर पाया। वो चिल्ला चिल्लाकर अपने आप पर फफेड़े मारने लगा था। ये ये जहर, ये तो नरक से भी बदतर है, वो कराहते हुए बोला। युवराज ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, इसका असर जल्दी नहीं मारेगा तुझे। यह जहर तेरे हर अंग को धीरे धीरे जलाता रहेगा। हर दिन हर पल यह मरने नहीं देगा। हर रात तू सोने की कोशिश करेगा और हर रात तेरे अंदर की आग तुझे जला देगी। हर पल हर सांस में तुझे अपनी गलती का एहसास यह जहर करवाते रहेगा। करमचंद अब चीख चीख कर माफी मांगने लगा। उसके होठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, शरीर पर फर्श पर वो रेंगता जा रहा था। उसका घमंड अब राख हो चुका था। वो माफी मांगते जा रहा था। कृपया कृपया मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, माफ कर दो, ये जहर मुझसे हटा दो। मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। मुझे बचा लो, मुझे इसका एंटीडोट दो। तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। युवराज ने ठहाका मारते हुए कहा, इस जहर का इलाज बहुत आसान है करमचंद, बस अपने गाल पर थप्पड़ मारते रहो। जब तक खुद को थप्पड़ मारता रहेगा
जब तक इस जहर का तुझे कुछ नहीं असर होगा। करमचंद ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तू क्या मुझे मूर्ख समझता है? मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैंने भी जहर विज्ञान पढ़ा है। ऐसा कोई जहर मैंने नहीं पढ़ा कि ऐसा इलाज कहीं भी नहीं पढ़ा। ये सब बकवास कर रहा है। युवराज ने कंधे उचकाते हुए मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तू आज एक नया पाठ पढ़ ले। नहीं मानता तो भुगत, डर तो तेरा अपना ही है। ये कहकर वो पलट गया और विकराल सेन की ओर देखा, जो अब तक उसे पूरे दृश्य से चुपचाप लाचारी से उसकी ओर देख रहा था। विकराल, एक बात ध्यान से सुन ले। जब तक ये करमचंद जिंदा है, इसकी जिम्मेदारी तेरी है। ये कहीं भागना नहीं चाहिए और इसका इलाज भी न कर पाना, समझा? युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। विकराल ने सिर झुकाते हुए कहा, जी जी मास्टर, जैसा आप आदेश दें। मैं इसकी देखभाल करूंगा और ये कहीं नहीं जाएगा। अब इसकी जिंदगी का हर क्षण मेरे नियंत्रण में होगा। युवराज ने आखिरी बार करमचंद की ओर देखा, जो अभी उसे पीड़ा में जमीन पर लौट रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, त्वचा पर पसीना आ रहा था और वो अब तक नहीं समझ पा रहा था कि उसे कौन सा जहर दे दिया गया है। लेकिन युवराज जानता था कि अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी। उसे हर रोज इसी तरीके से मरना पड़ेगा। इस सब के बाद युवराज वहां से और निकलने की कोशिश कर रहा था और महल की ओर बढ़ते हुए युवराज की चाल में एक सुकून भरा ग्रव था। चेहरे पर गंभीरता और आंखों में जीत की चमक थी। विकराल सेल ने उसके लिए एक शानदार काली BMW का इंतजार किया था, जो उसे महल तक छोड़ने वाली थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए युवराज के मन में राधिका, रोशनी, सिंधु और राशि की छवियां तैर रही थी, जो बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था और करमचंद को भी उसकी सजा मिल चुकी थी। दूसरी ओर क्लब के अंधेरे कमरे में करमचंद की चीख अब भी गूंज रही थी। युवराज जो तो जा चुका था, मगर वो जहर उसके नसों में जो दे गया था, उसकी तासीर अब पूरे शरीर में फैलने शुरू हो गई थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था, जैसे किसी ने जलती हुई भट्टी में बैठा दिया हो। पसीने से लथपथ कांपता हुआ वो अपने ही शरीर से लड़ रहा था। उसके होठों से कराही निकल रही थी, लेकिन जैसे वक्त बीतता गया, उसे समझ आ गया कि युवराज झूठ नहीं कह रहा था। जहर का असर कम होने के बजाय और बढ़ गया था। जैसे ही करमचंद की चेतना ने हार मानने लगी, अचानक उसके जहन में युवराज के शब्द गूंज उठे, इस जहर का इलाज बहुत आसान है। खुद के गाल पर थप्पड़ मारो। जब तक थप्पड़ मारोगे, तब तक जहर का असर होता रहेगा। उसने एक बार फिर सोचा कि क्या वो सही कह रहा था, गलत? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या किसी जहर का इलाज थप्पड़ मारने से होता है? क्या वो सही बात थी या गलत? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 405वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहले तो करमचंद को एक करूर मजाक लगा था, मगर जब उसे कोई चारा नहीं बचा तो उसने किसी उम्मीद की तरह उसे लाह को पकड़ लिया। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और सामने गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, मुझे थप्पड़ मारो। करमचंद की आवाज फटी हुई थी। गार्ड एकदम से चौंक गया। क्या 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 कह रहे हैं साहब? मैं कह रहा हूं कि मुझे थप्पड़ मारो और रुकना मत, लगातार मारते रहना। गार्ड असमंजस में था, लेकिन विकराल की ओर जो आदेश था करमचंद को जिंदा रखना था, उसने एक हल्का थप्पड़ उसे मार दिया। करमचंद चिल्लाया, जोर से मारो, क्या तुम में दम भी नहीं है? अगले ही पल थप्पड़ों की लगातार एक नई श्रृंखला शुरू हो गई। करमचंद के गाल पर लगातार थप्पड़ मरने लगे, मगर अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें अब ग्रहों में नहीं बदल रही थी। उसके चेहरे पर एक विचित्र प्रकार की राहत झलकने लगी थी। वो तड़पना बंद कर चुका था। उसकी आंखें एकदम छत की ओर देख रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या वाकई इस जहर का इलाज ही थप्पड़ है? उसने महसूस किया कि जैसे ही थप्पड़ बंद होते, उसका शरीर फिर से जलने लगता। 5 मिनट तक राहत के बाद वो फिर से तड़प उठा। वही जलन उसकी आंखों में फिर से दौड़ने लगी। वो फिर से चीख कर बोला, फिर से थप्पड़ मारो मुझे, जल्दी। गार्ड ने फिर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। करमचंद अब पूरी तरह से समझ चुका था कि युवराज ने जो कहा था वो सच था, मगर उसके भीतर एक और डर ने जन्म ले लिया था। मैं कब तक यूं ही थप्पड़ खाता रहूंगा? कब तक अपनी जान बचाने के लिए दूसरों से मार खाऊंगा? उसकी आंखों में अब डर के साथ एक अपमान का घना साया बिछा गया था, एक ऐसा अनलिमिटेड क्रोध जो भीतर ही भीतर उसे जला रहा था। ये जहर सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को भी खा रहा था। दरअसल राधिका द्वारा तैयार किया गया यह जहर एक विशेष मानसिक तंत्र को प्रभावित करता था। जो व्यक्ति सोचने में समर्थ हो जाता और उसकी पीड़ा बढ़ जाती, लेकिन जैसे वो कोई बाहरी शारीरिक पीड़ा महसूस करता, उसका दिमाग उस तरफ मुड़ जाता और उस जहर की अनुभूति कम हो जाती। ये कोई साधारण जहर उसने बनाया नहीं था, और ये एक ऐसा जहर उसने बना दिया था जो उसको अंदर ही अंदर तक खाता हुआ चला जा रहा था।
अब वो जान चुका था कि मौत आसान नहीं है, मगर जीवन उसे हर रोज मारेगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि जहर का कोई इलाज भी नहीं था। दिन रात हर पल वो थप्पड़ खाता रहेगा जब तक जिंदा रहेगा, लेकिन जैसे ही थप्पड़ बंद हो गए वो फिर से जल उठेगा। वो अपने जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जी रहा था। जीना एक सजा बन चुका था। महसूस होने लगा था कि उसका ये बहुत बड़ी गलती कर ली। बेचारा गार्ड भी अब उसको थप्पड़ मारते मारते थक गया था। उसकी हथेलियां लाल पड़ गई थी। करमचंद ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, रुको मत, जब तक मैं ना कहूं तब तक थप्पड़ मारते रहो। वो अब केवल अपने अपराधों को भार में दबता जा रहा था। उसकी हर एक चीख, हर एक आर कबूलनामा बन चुकी थी। दूर गाड़ी में बैठा युवराज खिड़की से बाहर देखता हुआ जानता था कि उसका फैसला सही था। उसने उसे जिंदा रखना था, जो हर रोज मर सके। उधर महल की ऊंची दीवारें और चमकते स्तंभ उस समय गवाही दे रहे थे एक ऐसे क्षण की जो एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। दरबार के बीचों बीच राजा, राजकुमारी और राधिका के साथ एक गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक चिंता की लकीरें थी। ठीक पास में उनकी आंखों में बार बार वहीं सामने दीवार पर जा रही थी, जहां से युवराज के आने की आशा थी। राजकुमारी की आंखों में इंतजार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जबकि राधिका की आंखों में कुछ और ही था, एक अनकहा डर। वही दूसरी और महल के अंदरूनी हिस्सों में रोशनी और सिंधु अभी भी राशि के साथ थी, जो अभी भी उस जहर के प्रभाव को उभर कर कम कर रही थी। तभी दरबार के विशाल दरवाजे पर किसी के बाहरी कदमों की आहट गुना गूंज उठी। सभी की नजरें वहीं पर घूम गई। युवराज आ गया था। युवराज ने एक जैसे ही दरवाजे में प्रवेश किया, वहां मौजूद सभी की सांसें थम गई। राधिका की आंखें उससे मिली और उसने महसूस किया कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। परंतु जैसे युवराज की आंखें राजा के पास खड़े हृदयों पर पड़ी, उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क गई। गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी बींच ली और एक ही क्षण में राधिका की ओर घूमा। उसकी तीखी नजरों में आंखें डालते हुए बोला, वो जहर अभी भी है ना तुम्हारे पास? राधिका थोड़ी चौंक गई। उसके होठ हिले पर वो थोड़ी आवाज के बाद बोली, हाँ, लेकिन तुम अब उसका क्या करोगे? युवराज ने कोई व्याख्या नहीं की। उसका चेहरा किसी युद्धवीर की तरह कठोर था। उसने कहा, कुछ नहीं, तुम बस जल्दी से सुइयां तैयार करो, मुझे दो। जितनी ज्यादा जहर की मात्रा होगी उतना बेहतर होगा। उसके शब्दों में ऐसी स्पष्टता और दृढ़ता थी, किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। राधिका ने उसकी आंखों में देख लिया, वो ज्वाला से भरी हुई थी। वो तेजी से कोल्ड रूम में गई और वहां से और उसने जहर वाली सुइयों को तैयार करना शुरू कर दिया। कोल्ड रूम की ठंडी हवा उसके रोंगटे खड़े हो गई। वहां के शांत और सुनसान वातावरण में जो उसके हाथों में जहर जार लगी निकली और रेशमी आवरण में लिपटी जो जहर की सुइयां रखी हुई थी, उसने बिना समय गवाए 3 सुइयां तैयार कर दी। हर एक सुई में जहर की मात्रा को ध्यान में संतुलित किया। और यह वही जहर था जो राधिका ने खुद तैयार किया था, जिसका इलाज केवल उसी के पास था, जिसका उसका असर कठोर फाइटर भी छटपटा उठते। 3 सुइयां ने उसने काले मखमली बॉक्स में रखते हुए उसने उस गहरी सांस ली और दरबार की ओर वापस लौटने लगी। जब वो बाहर आई तो उसने देखा युवराज अब भी वहीं पर खड़ा था। उसकी आंखें हृदय पर जमी थी। राधिका ने धीरे से बॉक्स उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ये लो युवराज, ये तैयार है, लेकिन प्लीज सोच लो, ये बताओ कि तुम करने क्या जा रहे हो? युवराज ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को उसकी आंखों में नरमी झलकी, फिर वही शक्ति लौट आई। उसने मोक्ष लिया और मुड़कर हृदयों की ओर चलता रहा। राधिका के हाथ कांप उठे। युवराज की तेज चाल, उसकी आंखों में क्रोध और हाथों में वो जहर भरी सुई, ये देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हरदेव अब भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि युवराज उसी की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है, तो उसके कदम पीछे हटना शुरू हो गए थे। युवराज ने गुर्राते हुए उससे कहा, कैसे हो हरिदेव? क्या लगा था तुम्हें? हरदेव कुछ कहता उसे ही पहले युवराज ने अपने तेज कदमों से उसके टखने पर वार किया और उसकी टांगों को तोड़ दिया। आह! हरदेव की चीख पूरे महल में गूंज गई। उसकी आंखों में दर्द आ गया था। तभी राजा जिंदर बजाज बीच में आए। उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, युवराज, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। पिछले 25 सालों से मेरे साथ। तुम्हें इसका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। युवराज ने झुककर राजा को प्रणाम किया, लेकिन उनकी आंखों में वही ज्वाला थी। उसने कहा, महाराज, यह आपका भरोसेमंद नहीं है, बल्कि आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला गद्दार यही है। यही है वो आदमी जो पिछले कई महीनों से आपकी बेटी राजकुमारी प्रत्युषा की हर गतिविधि की जानकारी सीधी करमचंद तक पहुंचा रहा था। राजा ने एक क्षण
कुछ कहने की कोशिश नहीं की, लेकिन युवराज ने कुछ बोलना जारी रखा। उसने आगे कहा, करमचंद ने खुद मुझसे ये बताया है, जब वो मेरे हाथों से तड़प रहा था, तब उसने आखिरी बार हरदेव का नाम लिया और कहा कि उसी की मदद से उसने राजकुमारी पर हमला किया। तो संयोग से राशि बीच में आ गई, वरना आज आपकी बेटी को आप खो चुके होते। राजा जितेंद्र के चेहरे पर यकीन और अविश्वास की लड़ाई चल रही थी। उन्होंने कहा, नहीं युवराज, ये नहीं हो सकता। हरदेव का पूरा परिवार पीढ़ियों से हमारे लिए काम करता आया है। उसके दादा परदादा हमारी सेवा में रहे हैं, और यह आदमी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। युवराज के लिए सबसे कठिन पल था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे राजा को विश्वास दिला जाए। जमीन पर हरदेव पड़ा हुआ तड़प रहा था, लेकिन युवराज की पकड़ अब उसकी गर्दन पर थी। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और आपका आदर भी करता हूँ, लेकिन कृपया इस अंधविश्वास से बाहर आइए। कभी कभी धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और यही साजिश की खूबी होती है। राधिका अब तक पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। वो युवराज के करीब आई और उसके बाजू पकड़कर धीमे स्वर में बोली, युवराज, शांत हो जाओ, फिर जो करना हो करना। युवराज ने उसकी ओर आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही अपनापन था, हर बार जो उसे सही रास्ते पर लौटाता था। लेकिन अब युवराज के पास ऐसा क्या सबूत था, और वो क्या सबूत उसे देगा? क्या युवराज के पास कोई सबूत था, या फिर राजा उसे अपने हरदेव को बचा लेंगे? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें, और कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दिए। अब तो 5-6 ही सब्सक्राइबर रहते हैं, तो जल्दी करवा दो।